हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के चैप्टर में। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें से 3-4 रासायनिक गुणधर्म हमने कवर कर पाए थे और वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए इसको वहीं पर रोक दिया था। बाकी आज हम लोग देख लेते हैं रासायनिक गुणधर्म। आज भी हमारे यही रहने वाले हैं, आज पूरे कंप्लीट करेंगे रासायनिक गुणधर्म। तो एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म में आज का हमारा टॉपिक है अमोनिया से क्रिया। अमोनिया का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, NH3 होता है। अब इससे जब क्रिया करेगा एल्कोहल तो क्या चीज बनेगी जाकर के देखते हैं। पहले लिख लेते हैं, जब एल्कोहल को ZnCl2 की उपस्थिति में अमोनिया के साथ, अमोनिया माने NH3, अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो एल्किल एमीन बनता है, एमीन बनता है। अमोनिया से आपको मालूम ही है कि जब अमोनिया क्रिया करेगा जाकर के तो जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस कार्बनिक रसायन का, उसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, उसमें एमीन है हमारे सिलेबस में। एमीन का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम ही होगा। एमीन का फार्मूला क्या बताया था, R सिंगल बॉन्ड NH2। ये जाकर के आपका बनेगा जाकर के, इसको एल्किल एमीन कहते हैं। NH2 जहां लग जाता है उसको एमीन कहा जाता है। अब भाषा पढ़ते जाए और हम रिएक्शन बनाते जाए। जब एल्कोहल को, तो एल्कोहल का फार्मूला आपने क्या बताया अभी, R सिंगल बॉन्ड OH। ZnCl2 की उपस्थिति है, यानी इसको हम लिखेंगे एरो के ऊपर, और अमोनिया के साथ क्रिया है तो यहां हमने लिख दिया जाकर के NH3। एरो के ऊपर ZnCl2, और ताप आपको ना याद रहे तो डेल्टा बनाते हैं, गर्म है ना। और कितने ताप पर है, यहां बिल्कुल हम फिक्स करे दे रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो बनता है एमीन। एमीन का फार्मूला क्या बताया, R सिंगल बॉन्ड NH2। तो अब आप यहां पर गौर करिए, R तो दिए गया है, NH3 से हम NH2 निकाल लें। जब NH2 निकालेंगे तो यहां बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड NH2। NH3 से NH2 चला गया, यहां क्या बचा H, और यहां से निकलेगा OH। H और OH जुड़ करके क्या बन जाता है, HOH, यानी जल। तो आगे चल करके हमारा रिएक्शन बनी जा करके R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस HOH, ये बन गया जल और ये बन गया एल्किल एमीन। इसको हम कहेंगे एल्कोहल, इसको कहेंगे एल्किल एमीन, एल्किल एमीन। मेथिलेमीन, एथिलेमीन, प्रोपिलेमीन। अब मेथिल एल्कोहल अगर हम लें, CH3 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस का हो गया जाकर के NH3, एरो के ऊपर हम लिख देंगे ZnCl2, और टेम्परेचर यानी गर्म, वो भी कितने पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो आगे रिएक्शन हमारी बनेगी जाकर के CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 और प्लस आगे बनेगा HOH। इसको आप क्या कहोगे, CH3NH2 को, CH3 को मेथिल और NH2 को एमीन। तो ये बना जाकर के आपका मेथिल एमीन, और इसको क्या कहोगे, मेथिल एल्कोहल। और ये क्या चीज है, अमोनिया। इसी तरीके से अब आप दूसरा एथिल एमीन वाली रिएक्शन इसके नीचे बनाएंगे। रिएक्शन क्या बनेगी जाकर के, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस का NH3, एरो के ऊपर लिख देंगे ZnCl2, और नीचे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर उसे गर्म कर देंगे। तो एरो के आगे बनेगा जाकर के हमारा
C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2 और आगे बनेगा जाकर के HOH। C2H5 NH2 का नाम क्या लिखोगे? एथिलेमीन। ठीक, ये नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले रासायनिक गुणधर्म की तरफ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला क्या बताया था आपको? हेलोएल्केन में RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसका नाम क्या होता है? R को कहते हैं एल्किल, Mg को कहते हैं मैग्नीशियम और X को कहते हैं हैलाइड। तो इसका नाम क्या बना? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब देखते हैं चल करके, यहां लिखेंगे जब एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी RMgX, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो एल्केन बनता है। एल्केन का फार्मूला याद होगा। एल्केन के दो फार्मूले बताए, कौन कौन से? एक तो बताया R सिंगल बॉन्ड R और दूसरा बताया R सिंगल बॉन्ड H। ये अगर आपको कार्बनिक रसायन पढ़ना है तो ये बेसिक फार्मूले आपको हर हाल में याद करने पड़ेंगे। तो अब देखिए चल करके एल्केन कैसे बनेगा, जाकर के रिएक्शन लिखते हैं। एल्कोहल का फार्मूला हो गया हमारा R सिंगल बॉन्ड OH प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला बना RMgX। एरो लगा देंगे। एरो के बाद अब देखिए एल्केन कैसे बनेगा, जाकर के ध्यान दें। एल्केन में हमने आपको बताया था कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया करता है तो एक मुख्य कंपाउंड जो लास्ट में बचता है वो जरूर बचना चाहिए। कौन सा? वो था हमारा MgOH-X, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये बचना चाहिए। तो अब देखो चल करके यहां पर मैग्नीशियम भी है, हाइड्रोक्सी भी है, हैलाइड भी है और एल्केन के दो फार्मूले बताए। पहला क्या? R सिंगल बॉन्ड और दूसरा क्या बताया? R सिंगल बॉन्ड H। तो अब यहां पर गौर करके देखो, R सिंगल बॉन्ड R बनता हुआ नजर आ रहा है या R सिंगल बॉन्ड H बनता हुआ नजर आ रहा है? R सिंगल बॉन्ड R। देखो R ये है, एक R ये है, तो दो बन जाएंगे तो ये OH निकल जाएगा जो इसको ज्वाइन कर लेगा, ये बन जाएगा MgOH-X। जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया करेगा तो ये वाला कंपाउंड मोस्टली ज्यादातर बनता ही है जाकर के। तो एरो के आगे रिएक्शन हमारी बनी जाकर के R सिंगल बॉन्ड R और प्लस MgOH-X। इसको कहेंगे एल्कोहल। इसको कहेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और इसे कहेंगे एल्केन। इसे कहेंगे जाकर के हाइड्रोक्सी। OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं, हाइड्रोक्सी। फिर आगे मैग्नीशियम, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ये बना जाकर के हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसकी एक रिएक्शन हम लिखे दे रहे हैं, दूसरी आप लिखिए चल करके। तो पहली रिएक्शन हमने बताया R की जगह पर क्या रखा जाएगा? CH3। तो CH3OH यानी मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, CH3MgX मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड। X की जगह पर जो है वो हम Cl करे ले रहे हैं क्योंकि हमें यहां रखना है। तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। एरो के आगे बताओ यहां क्या बनेगा जाकर के। जैसे ये RR था ऐसे ये CH3 है, तो आगे क्या बनेगा जाकर के, क्योंकि R की जगह पर आपने CH3 रखा ही है तो CH3
सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस ये बनेगा आपका Mg, ये बनेगा OH और X की जगह पर आपने रखा है Cl, तो MgOH Cl। इसका नाम क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कितने कार्बन है? दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं एल्केन में? एथेन। तो ये बना जाकर के आपका एथेन, इसको आप कहोगे एथेन। इसका नाम क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम मेथिल एल्कोहल, इसका नाम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। आप ग्रिग्नार्ड विक्रमक ही केवल लिख दे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एथिल वाली जब लिखेंगे एथिल एल्कोहल की, तो क्या बनेगा जाकर के? C2H5OH प्लस C2H5MgClBrI, जो भी आप लें। एरो, एरो के आगे क्या बना जाकर के? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस आगे क्या बनेगा जाकर के? आगे बनेगा जाकर के MgOH, Cl लिया तो Cl, Br लिया तो Br। तो अब C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 क्या होगा? C2 यानी 4 कार्बन हुए, 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन बन जाएगा जाकर, ठीक है। चलिए ये उतार लीजिए। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो हमारा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एल्कोहलों का निर्जलीकरण। पहले हम ये जान लें कि निर्जलीकरण क्या होता है, तो हमें एल्कोहलों का निर्जलीकरण अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो हेडिंग क्या डाली? निर्जलन या निर्जलीकरण। ये रासायनिक गुणधर्म नहीं है, चाहे तो आप लिख लें इसको कहीं, पहली ये लिख ही लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ताकि आगे भी इसका काम पड़ेगा। तो निर्जलन या निर्जलीकरण क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन माने पानी का निकलना, H2O, जल का निकलना। तो आप देखो जल कितनी मात्रा में निकले तो निर्जलीकरण कहलाएगा। क्या बताया? जब किसी यौगिक से जल के एक अणु का विलोपन होता है, ओनली H2O, 2H2O, 3H2O, 4H2O नहीं, ओनली H2O, जल के एक अणु का विलोपन होता है, इस क्रिया को निर्जलन या निर्जलीकरण कहते हैं। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? एल्कोहलों का निर्जलीकरण करेंगे और निर्जलीकरण करने के बाद देखेंगे कि क्या क्या बनता है और क्या क्या नहीं बनता है। चलिए पहले आप ये नोट कर लीजिए कि निर्जलीकरण क्या होता है। अब हमारा निर्जलीकरण से रिलेटिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने डाल भी दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कोहलों का निर्जलीकरण बोर्ड परीक्षा में ये बहुत पूछा जाता है। एल्कोहलों के निर्जलीकरण को समझाइए, एल्कोहलों का निर्जलीकरण क्या होता है, टिप्पणी लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इस तरीके से पूछा जाता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको अच्छी तरीके से सीखिए। तो देखिए निर्जलीकरण जो होता है, अभी हमने जैसे बताया, निर्जलीकरण मीन्स किसी यौगिक से जल के एक अणु का निकलना। जब जल का एक अणु निकलेगा तो उसके बाद जो यौगिक बने वो तो बने ही बने और प्लस आगे H2O बने जाकर के। अब अगर आपको याद आ रहा हो, अपने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से जल निकलता है तो उस जल को कौन सोख लेता है? निर्जलीकारक पदार्थ। और निर्जलीकारक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? सांद्र H2SO4 है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ZnCl2 है, एल्यूमिना है, Al2O3 हमने आपको बताया। ये सारी जो है वो जल को सोख लेते हैं और मुख्य उत्पाद जो हमारा बचता है वो हमारा बन जाता है जाकर। तो यहां पर भी आप देख लीजिए, एल्कोहलों का जो निर्जलीकरण है वो या तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होगा या एल्यूमिना की उपस्थिति में होगा, Al2O3 जिसे बोलते हैं, इन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो पहले हम लिख देंगे यहां एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 या एल्यूमिना Al2O3 की
उपस्थिति में किया जा सकता है, किया जा सकता है। मीन्स या तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति एरो के ऊपर या तो सल्फ्यूरिक अम्ल लिखो, और सल्फ्यूरिक अम्ल ना लिखो तो Al2O3 लिखो, सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिना लिखो। इन दो की उपस्थिति में एल्कोहलों का निर्जलीकरण किया जा सकता है। ठीक है, नीचे लिख देंगे एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण दो परिस्थितियों से होता है, दो परिस्थितियों में होता है। नंबर 1, जब एल्कोहल कम मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट, जब एल्कोहल अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो। यानी एल्कोहलों का जो निर्जलीकरण है वो दो तरीके से होगा, दो परिस्थितियों से होगा। वो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तो हर परिस्थिति में ले नहीं है, एल्यूमिना तो ले नहीं है, लेकिन एल्कोहलों की भी परिस्थिति डिपेंड करेगी। अगर एल्कोहल कम मात्रा में है तो निर्जलीकरण कैसे होगा, ज्यादा मात्रा में है तो निर्जलीकरण कैसे होगा जाकर के आज हम सीखेंगे जाकर के कि जब एल्कोहल अगर कम मात्रा में है तो निर्जलीकरण कैसे होगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो निर्जलीकरण में पहला टॉपिक है कि जब एल्कोहल कम मात्रा में हो। कम मात्रा में जब लिया जाएगा तो देखिए एल्कीन का निर्माण होगा। एल्कीन तो आप जानते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड आए, उसको कहते हैं। तो यहां लिख देंगे चल करके, जब एल्कोहल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलन किया जाता है, या निर्जलीकरण भी लिख सकते हैं आप, निर्जलन किया जाता है, निर्जलन किया जाता है, तो एल्कीन का निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कीन के निर्माण के लिए कि एथिल एल्कोहल से एथीन का निर्माण कैसे करेंगे, या एसिटिलीन भी उसी को एसिटिलीन गैस बोलते हैं, एथीन का निर्माण कैसे करेंगे जाकर के, इस तरीके से पूछा जाता है। अब आपको अगर एल्कीन और एल्काइन के श्रेणियां याद आ रही हो तो आपको मालूम है कि एल्कीन का जो पहला सदस्य होता है वो होता है एथीन। मेथीन कुछ होता ही नहीं क्योंकि उसमें कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं है। अगर हम देखें तो एल्केन का फार्मूला हमारा होता है CnH2n+2। अब इस पर अगर आप गौर करेंगे चल करके तो एक रखेंगे तो CH4 निकलेगा, दो रखेंगे तो C2H6 निकलेगा, तीन रखेंगे तो C3H8 निकलेगा। इसी तरीके से चलते चले जाते हैं। तो CH4 यानी इसका पहला सदस्य है तो हम इसको कह देते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। और जब एल्कीन पर आते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर, इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n। अब यहाँ N की जगह पर जब हम एक रखेंगे तो ये निकलेगा C, और यहाँ पर दो एक दो H2। अब आप गौर करके देखिए यहाँ पर कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं है पहले सदस्य में, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ केवल दो ही बॉन्ड है। दो हाइड्रोजन का मतलब दो ही बॉन्ड होना चाहिए, कितने, 4 बॉन्ड, इसीलिए ये वाला कोई सदस्य नहीं होता है। दो रखेंगे तो मिलेगा C2 और 2 दूनी 4 यानी C2H4। अब इसका अगर हम अष्टक बनाए, एक कार्बन बीच में लगा दिया हमने डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन की कमी, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन की कमी,
यहां 2 लगा दिए, यहां 2 लगा दिए, तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कोई ना कोई कंपाउंड होता है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, यानी पहला सदस्य जो हमारा एल्कीन सीरीज का होता है वो एथीन होता है, ना कि मेथीन। मेथीन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कोई सदस्य नहीं होता है। तो अब आपको यहां समझ में आ गया होगा कि जब हमें एल्कीन ही बनाना है तो हम एक कार्बन यानी मेथिल अल्कोहल से स्टार्ट नहीं कर सकते। मेथिल अल्कोहल से अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक कार्बन से एल्कीन बनता नहीं, और मेथिल अल्कोहल में एक कार्बन होता है। तो अब हमें कौन सा अल्कोहल लेना होगा जब मेथिल अल्कोहल नहीं लेंगे? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बताओ? C2H5OH। अब इसको हमें बनाना है तो C2H5 को क्या करेंगे, ओपन चैन में लिखें, क्योंकि हमें यहां इस तरीके से श्रृंखला बनानी है, तो ओपन चैन में लिखें। ओपन चैन में कैसे बनाया जाएगा आप और करिए, ध्यान दें। एक कार्बन यहां लिख दिया, एक कार्बन यहां लिख दिया, बीच में लगा दिया हमने सिंगल बॉन्ड, ऐसे करके। ज्यादा बड़ा हो गया है, चलो कोई बात नहीं। यहां हमने लगा दिया H, यहां लगा दिया H, यहां लगा दिया H, इसके पास 4 बॉन्ड हो गए। इधर आते हैं, इधर लगाया हमने H, इधर लगाया हमने OH, इधर लगाया हमने H, ये बना हमारा एथिल अल्कोहल। इसी तरीके से प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, ऐसे लिखेंगे एरो। अब हमने क्या बताया था कि इस यौगिक से जल का एक अणु निकालना है, और एक अणु जब निकले तो उसी को हम कहते हैं निर्जलीकरण, यही ना। तो अब देखिए चल करके किस तरीके से बनेगा, यहां पर गौर करते हैं हम लोग। ये H यहीं रहने दो ऐसे करके, और यहां लिख दो चल करके OH, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आए बात। किसकी उपस्थिति है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो यहां लिख देंगे चल करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब आप गौर करिए, यहां पर आप देखिए ये चीज जो है वो आपकी, इसी से हमें जल निकालना था। इस चीज पर आप गौर करो, ये क्या चीज निकल के आई बताओ? ये रहा H, ये रहा OH, कंप्रेस होकर के जुड़ करके यहां क्या बना लेंगे? HOH यानी जल। अच्छा, जब यहां से OH निकल गया तो बॉन्ड खाली हो गया, यहां से H चला गया तो ये वाला बॉन्ड खाली हो गया। ये दोनों आकर के यहां पर आकर के इस तरीके से जुड़ करके डबल बॉन्ड बना लेंगे आकर के, यानी यहां बनेगा जाकर के आपका C, और देखिए यहां कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो ये बन गया CH2। अब यहां पर आपने देखा था ये वाला हाइड्रोजन चला गया, इधर से ये वाला OH चला गया, मींस इधर एक बॉन्ड खाली है, इधर भी एक बॉन्ड खाली है, तो ये दोनों आपस में साझेदारी करके यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह पर बना लेंगे डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड, फिर आगे C, और इस C से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 2, तो ये बन गया CH2, और आगे जल का एक अणु निकल गया, यानी निर्जलीकरण हो गया, ये बन गया जाकर के आपका H2। इसी यौगिक से जल का एक अणु निकला जाकर के ये बन गया आपका एथीन, और ये निकल गया जल। ये था हमारा एथिल अल्कोहल। कम मात्रा में जब हम अल्कोहल लेंगे जाकर के, और ये याद रहे कि मेथिल अल्कोहल नहीं लेना है। मेथिल अल्कोहल में कार्बन कितने होते हैं? एक, और एक कार्बन का यहां पर आपको मालूम है एल्कीन सीरीज में कोई सदस्य नहीं होता है। तो हमें कौन सा अल्कोहल लेना होगा? एथिल अल्कोहल। ये ओपन चेन में इसलिए लिखा ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए कि ये देखो जल का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे चल करके, ये है हमारा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये है हमारा एथीन, ऐसे करके इसको नोट कर लो। अभी प्रोपिल अल्कोहल की फिर बताएं, फिर एक आधी आप अपने हिसाब से भी करिएगा। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से प्रोपिल अल्कोहल का देखिए, प्रोपिल अल्कोहल में कितने कार्बन होते हैं? 3, 1, 2, 3, सिंगल बॉन्ड से सभी को जोड़ देंगे ऐसे करके। यहां लिख दिया H, यहां लिख दिया H, यहां पर भी H, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर H, और इधर H। एरो, एरो के ऊपर सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति में। तो अब देखिए यहां पर जल कहां पर बन रहा है बताइए? ये और ये आपस में जुड़ करके जल का निर्माण कर रहे हैं क्या? ये H और H नहीं,
ये वाले नहीं कर रहे हैं। तो जल का निर्माण कहां हो रहा है? ये एक H और ये रहा एक OH, ये आपस में मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं H2O। तो जब ये जल का निर्माण करेंगे तो बताओ, अच्छा ये वाला बॉन्ड खाली हुआ, इधर ये वाला बॉन्ड खाली हुआ, दोनों मिलकर के यहां कार्बन पर बना लेंगे कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो अब आप बताइए यहां क्या होगा? यहां तो CH3 ही रहेगा, हमारा ख्याल है। देखो तीन का, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। इस कार्बन के पास बताइए, अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बचे? भाई एक ऊपर हाइड्रोजन था, एक नीचे था, एक चला गया, एक ही हाइड्रोजन तो बचा। लेकिन जो एक हाइड्रोजन गया है वो अपने साथ में आगे डबल बॉन्ड को छोड़ गया है। तो यहां हमने लिख दिया जाकर के CH और आगे लगा दिया है डबल बॉन्ड। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया। 1 और 2 3, 3 और 1 4। ठीक, इधर आ जाते हैं। इस कार्बन के पास ये OH चला गया, इस सिंगल बॉन्ड ने वो डबल बॉन्ड बना लिया, तो बचा है CH2। तो यहां लिख दिया CH2 और प्लस आगे लिख देंगे जाकर के H2O। ये आपका बन गया प्रोपीन, प्रोपीन, और ये है आपका प्रोपिल एल्कोहल। इसी तरीके से अगर हम ब्यूटिल लें, ब्यूटिल में एक कार्बन और बढ़ जाएगा, उधर OH और इधर फिर OH और H मिल करके इस तरीके से डबल बॉन्ड बना लेगा जाकर। बात समझ में आ गई होगी आपको। जब कम मात्रा में एल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है तो एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब आपको सेकेंड भी पहले ये वाला नोट कर लीजिए, और अगर आप बनाना चाहें तो ब्यूटीन पेंटीन के एक आधे के आप बना भी सकते हैं। ये हमने आपको प्रोपीन का समझा दिया। अब बढ़ते हैं सेकेंड पर कि जब एल्कोहल अधिक मात्रा में हो। पहले कम मात्रा में था, जब एल्कोहल कम मात्रा में है तो एल्कीन का निर्माण हो रहा था। अब ज्यादा मात्रा में है तो क्या होगा? तो देखिए जब एल्कोहल ज्यादा मात्रा में होता है तो ईथर बनाता है। ईथर का फार्मूला तो पता ही है ना, ईथर का फार्मूला क्या होता है? ROR, ये ईथर का फार्मूला होता है, ईथर बनता है। चलिए पहले देख लेते हैं, फिर इसकी रासायनिक विधि बताते हैं। पहले लिख लेंगे जब एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और एक चीज बताई थी, सल्फ्यूरिक अम्ल ना ले तो क्या चीज ले ले? एल्यूमिना। चलो यहां मेंशन भी कर देते हैं एक बार, Al2O3 की उपस्थिति में निर्जलन करते हैं या निर्जलीकरण करते हैं, निर्जलन करते हैं तो ईथर बनता है, ईथर बनता है। देख लेते हैं ईथर कैसे बनेगा जाकर के। अब ईथर में कोई ये शर्त थोड़ी ना है कि एक कार्बन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईथर में तो एक कार्बन CH3OCH3 ये भी होता है, C2H5OC2H5 ये भी होता है। तो हम पहले ही सदस्य से स्टार्ट कर देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, एरो के ऊपर या तो हम सांद्र H2SO4 ले लें या एल्यूमिना ले लें, तो सांद्र H2SO4 ये ले लिया। आप चाहें तो एल्यूमिना Al2O3 भी लिख सकते हैं। अच्छा आप देखिए यहां पर कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा है, क्योंकि जब हमने एथिल एल्कोहल वहां लिया था और कम मात्रा में लिया था तो एल्कीन बना था, है ना। तो ज्यादा मात्रा में ये कैसे पता चलेगा? तो ज्यादा के लिए यहाँ क्या है कि जो पहले एल्कीन वाला जो बनाया था उससे कुछ ज्यादा मात्रा में एल्कोहल ले लो जाकर के। तो ज्यादा मात्रा का मतलब है यहाँ ट्वाइस कर दीजिए। ट्वाइस इसलिए क्योंकि ईथर में 2 R होते ही है हमारे पास। तो अब देखिए चल करके यहाँ निर्जलीकरण कैसे होगा, ध्यान दीजिए। निर्जलीकरण माने इससे जल का एक अणु निकले, जल का एक अणु मतलब H2O। तो देखो ये रहा OH, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 1, लेकिन आगे 2 का गुणा है तो 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी 1 है लेकिन आगे 2 का गुणा है तो 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। इससे 2 हाइड्रोजन पूरे पूरे निकाल लो और 1 ऑक्सीजन निकाल लो, तो बना H2O, ये बाहर चला गया। 2 में से 1 ऑक्सीजन चला गया तो बचा कितना? 1, और मेथिल कितने हैं? 2, सीधा सीधा बन गया CH3O CH3 और प्लस का H2O। तो
तो आगे चल करके यहां लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस का हो गया H2O। ये है ईथर, और ईथर में ये कौन सा ईथर है? डाई मेथिल ईथर। तो इसको लिख देंगे चल करके डाई मेथिल ईथर, और ये तो है ही मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल ऐसे करके। एथिल एल्कोहल ने तो क्या बनेगा बताओ ये रिएक्शन, 2 टाइम्स C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, OH ऊपर लिख देंगे जाकर के हम लोग सांद्र H2SO4, तो बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस का H2O। ये आपका बन गया जाकर के डाई एथिल ईथर। समझ में आया होगा आपके? तो दोनों विधियां जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर केवल एल्कोहलों का निर्जलीकरण कहता है तो जो चाहे वो लिख दें, ठीक। और एल्कोहलों से एल्कीन का निर्माण कहे तो समझ लो कम मात्रा में आपको निर्जलीकरण करना है, और एल्कोहलों से ईथर का निर्माण कह दे तो ज्यादा मात्रा में आपको निर्जलीकरण करना है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत जगह पेपर में ये पूछा जाएगा आगे चल करके जब अंसार हल करेंगे। चलिए तो ये नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले रासायनिक गुणधर्म पर, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मीन्स होता है ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास, या सीधा सीधा समझ लो ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। तो लिख लेंगे चल करके, जब प्राथमिक एल्कोहल को, प्राइमरी एल्कोहल, जब प्राथमिक एल्कोहल को KMnO4, इसका नाम मालूम है आपको, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या बताया था? R सिंगल बॉन्ड CHO, ये बनना चाहिए। चलिए क्या बताया, जब प्राथमिक एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यही तो प्राथमिक एल्कोहल का था। प्लस इसको हमें ऑक्सीकृत करना है तो पहले हम लिख देंगे O, फिर देख लेंगे कि हमें कितना कम चाहिए कितने ज्यादा चाहिए। इतने से ही काम चल रहा है तो इतने से ही काम चला लेंगे, और अगर हमें ज्यादा से काम चल रहा है तो हम यहां बढ़ा लेंगे, गुणा भाग करके एरो लगा देंगे। किसकी उपस्थिति है? अम्लीय KMnO4, यानी KMnO4 प्लस H2SO4, इसको हम अम्लीय KMnO4 भी कहते हैं। KMnO4 जब अम्ल में घोल दिया जाएगा तो इसे हम अम्लीय KMnO4 भी कह सकते हैं। करते हैं तो बता रहे हैं क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड CHO। तो देखिए यहां पर किस तरीके से बनेगा RCHO। देखिए R भी है, C भी है, H भी है, O भी है, दिख रहा? R भी है, C भी है, ये H है और ये O है। एक्स्ट्रा क्या है? H2, दिख रहा होगा। अब ऑक्सीकरण का मीन्स हमने आपको क्या बताया, या तो ऑक्सीजन का योग हो या उस यौगिक से हाइड्रोजन का ह्रास हो। बात समझ में आई? तो अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, और ये हाइड्रोजन H2 जो है वो जाकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के लिए काफी होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो मतलब हमें यहाँ ऑक्सीजन में कुछ बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे ऐसे बड़े कोष्टक में बंद कर देंगे। इसे नवजात ऑक्सीजन भी बोलते हैं। तो ये H2 यहां से चला गया तो बन गया H2O,
है ना। अब ये याद रहे कि आप कहेंगे H2O निकला तो ये इसका निर्जलीकरण भी हुआ, निर्जलीकरण नहीं हुआ। निर्जलीकरण मानने उस यौगिक से जल निकलना चाहिए, यहाँ यौगिक से जल नहीं निकला, यहाँ यौगिक से H2 निकला, हाइड्रोजन। इसको हम विहाइड्रोजनीकरण कह सकते हैं, हाइड्रोजन का निकलना। तो अब यहां पर आप गौर करेंगे जाकर के H2 जब O से जुड़ेगा तो H2O बनेगा, तो आगे हमारा बन गया R सिंगल बॉन्ड CHO और प्लस का हो गया जाकर के H2O। यही है आपका एल्डिहाइड। अगला वाला जो चैप्टर है उसमें एल्डिहाइड की जो परिभाषा है वो यही है, जब प्राथमिक एल्कोहल को KMnO4 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो बनने वाला यौगिक एल्डिहाइड कहलाता है। ये आपका एल्डिहाइड बन गया। ठीक, अब इसकी रिएक्शन है, अगर हम लिखें इसको लिखेंगे प्राथमिक एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल जिसे हम कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। अब R की जगह पर देखो एक तो है ही यहां पर C, तो R की जगह पर क्या रखेंगे H, तो ये बना H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस ऑक्सीजन, ऐसे कर दिया। कोई नाम बता सकता है इसका क्या होगा? सभी लोग कमेंट में बताइए इसका नाम क्या होगा। एरो, KMnO4 प्लस H2SO4। सिर्फ 2 ही 3 लोग हैं जो बता भी पाते हैं, हमें लगता है बाकी ज्यादातर लोग इसका नामकरण या आगे जो भी पूछा वो हमें किसी ने ज्यादातर 1-2 लोग बताते हैं, बाकी कोई लोग बताता ही नहीं है कि इनके नामकरण क्या होंगे क्या नहीं होंगे। भाई आप इसका नाम बताइए चल करके कमेंट में कि होगा क्या इसका नाम। कुछ गलत बताएंगे, कुछ सही बताएंगे, जब सही गलत होगा तब हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। जब कोई बताएगा ही नहीं कि इसका नाम होगा क्या तो सही और गलत की पहचान कैसे चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले जैसे यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए थे ऐसे ये वाले 2 हाइड्रोजन जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ बचा H, यहाँ बचा CHO, तो बना HCHO और प्लस H2O। एक कार्बन है एल्डिहाइड में, एक कार्बन को कहते हैं फार्म, तो इसका नाम बन गया जाकर के फार्मल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड निकालेंगे तो R की जगह पर क्या रखेंगे CH3, तो यहां बना जाकर के CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस ये बन गया जाकर के ऑक्सीजन, किसकी उपस्थिति में, तो KMnO4 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसका नाम तो मालूम ही है CH3CH2, इसी से अंदाजा लग रहा होगा कि इसका नाम क्या होगा। चलिए आप लोग पहले बताएंगे, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम हो गया एथिल एल्कोहल। ये वाले बताओ अच्छा, अब इसमें से ये वाले हाइड्रोजन जाएंगे या ये वाले हाइड्रोजन जाएंगे? ये वाले जाएंगे, नहीं तो यहां से निकाल लें आप। ये वाले 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे जाकर के, तो ये तो यहां तो ऐसे ही रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन चले गए तो CHO बचा, तो CHO और प्लस का आगे हो गया H2O। ये हमारा इसका नाम क्या होगा? इस वाले रिएक्शन में हमने ये नाम पूछा था और ये वाली रिएक्शन में हम इसका नाम पूछ रहे हैं। आप इसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि एल्डिहाइड में इसका नाम क्या होगा। आपको ये ऑक्सीकरण समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट रासायनिक गुणधर्म की तरफ। तप्त तांबे यानी कॉपर से क्रिया, रेड हॉट कॉपर जिसे हम कहते हैं, एकदम बहुत ज्यादा खून जैसा लाल जो है वो कॉपर यानी तांबा होगा और उसके ऊपर हम एल्कोहल को गुजारते हैं। तो इसमें जो है वो पहले प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया देख लेते हैं, द्वितीयक एल्कोहल की क्रिया देख लेते हैं। क्या बताया कि जब लिख देंगे हम लोग इस तरीके से, जब प्राथमिक एल्कोहल को तप्त कॉपर पर प्रवाहित या गुजारा जाता है तो एल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस H2 हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एल्डिहाइड भी मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी जाकर के, यहां गैस लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन देख लेते हैं चल करके हम लोग। प्राथमिक एल्कोहल का फार्मूला है RCH2OH, एरो
कॉपर से क्रिया नहीं है, कॉपर के ऊपर प्रवाहित करना है, यानी ये बन गया हमारा जाकर के उत्प्रेरक। तो यहां लिख देंगे चल करके एक Cu और नीचे लिख देंगे डेल्टा। लगभग 573 केल्विन पर ये गर्म करना पड़ता है हम लोगों को। खाली डेल्टा लिख दो, टेम्परेचर ना भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, गर्म कर दिया इसे। तो अब यहां देखिए ये हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा H2, तो बचा CHO। तो आगे बन गया R सिंगल बॉन्ड CHO और प्लस का H2, ये बना जा करके। ये है प्राथमिक एल्कोहल, ये है एल्डिहाइड और इससे बन गई जाकर के हाइड्रोजन गैस। अब आप लोग यहां से दो रिएक्शन अपने आप लिखेंगे। पहले यहां H लिखेंगे, ये H2 निकल जाएगा, SCHO बचेगा जिसका नाम फॉर्मल्डिहाइड बताया। CH3 रखेंगे, ये वाला H2 निकल जाएगा तो CH3 CH2 CHO बचेगा, एसिटल्डिहाइड होगा, आगे चल करके जो है वो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी तरीके से देखिए जब सेकेंडरी एल्कोहल का करते हैं, पहले ये वाला नोट कर लीजिए और ये दो रिएक्शन आप अपने आप लिखिएगा जाकर के। तो जब हमने प्राइमरी एल्कोहल के तांबे के ऊपर से गुजारा तो बना एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल को देख लेते हैं, लिखेंगे जब द्वितीयक एल्कोहल को, द्वितीयक एल्कोहल को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड परीक्षा में ये वाली बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जब द्वितीयक एल्कोहल को रक्त तप्त यानी तप्त कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है तो कीटोन बनता है, कीटोन बनता है तथा H2 गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ में बनता है कीटोन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, बहुत जगह आंसर में आपको मिलेगी जाकर के ये, इसलिए। तो अब देखिए चल करके द्वितीयक एल्कोहल का फार्मूला यही तो था, RCHR और आगे सिंगल बॉन्ड OH, यही तो द्वितीयक एल्कोहल था। एरो, इसको कॉपर के ऊपर से हमने गुजार दिया और गर्म कर दिया। डेल्टा, हमने अभी पीछे वाले में बताया भी था कि 573 केल्विन ताप पर इसे लगभग गर्म करा जाएगा। उस वाले को भी 573 पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखो इसे जब इसके ऊपर से गुजारेंगे तो कीटोन बनेगा। कीटोन का फार्मूला क्या होता है? कीटोन का फार्मूला होता है RCOR। ईथर का O होता है और कीटोन में C और जुड़ जाता है। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन निकल करके H2 बना लेगा। एक बॉन्ड यहां खाली हुआ, एक बॉन्ड यहां खाली हुआ, यानी बीच में आ जाएगा आपका कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वही तो हमारा कीटोन होता है। जैसे अब यहां पर आप देखिए इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये तो बना RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तभी तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड हुए और ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तभी तो डबल बॉन्ड तो हुए। और चाहे सीधा सीधा RCO लिख दे जाकर के, तो यहां बना जाकर के आपका RCO R, चाहे ऐसे लिख दें और चाहे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ऐसे भी लिख दो, ये भी कीटो वही चीज है, बस खाली थोड़ा सा आगे, चाहे ऐसे लिख दो RCOR, तभी कीटोन ही बोला जाएगा। तो ये बन गया कीटोन और साथ में निकल गई हाइड्रोजन गैस H2, ऐसे करके। ये है हमारा द्वितीयक एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, और ये हमारा कीटोन। अब इससे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी वो पहले हम R की जगह पर रखें, तो R की जगह पर हम रख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH और नीचे सिंगल बॉन्ड CH3। एरो के ऊपर हो जाएगा हमारा कॉपर की छीलन, गरम कर दिया, और वो भी कितने ताप पर? लगभग 573 केल्विन ताप पर। कोई बता सकता है इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, क्योंकि दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह लगा है तो इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल,
हाँ, इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और इसी नाम से ये रिएक्शन पूछी भी जाती है। चलिए, तो यहां से अब देखिए ये चीज निकल गई, तो यहां बचा जाकर के CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस का हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या होगा? डाईमेथिल कीटोन। हाँ, इसका नाम लिख देंगे डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन ऐसे। और इसको डाईएल्किल कीटोन कह देंगे जाकर के, या केवल कीटोन कह देंगे। अब बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से, क्या होता है जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल को रक्त तप्त कॉपर की छीलन के ऊपर से गुजारा जाता है? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, या रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए कि जब द्वितीयक एल्कोहल को तप्त कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। ये बहुत रिएक्शन पूछी जाती है, वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आइसोप्रोपिल एल्कोहल वाली, ये याद रखिएगा आप लोग। ये आपका था लास्ट रासायनिक गुणधर्म। अब आपका काम ये है कि जितने भी हमने आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज लिखाई हैं, इनको अलग अलग करके मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग करके जो है वो पहले छाटो। मेथिल एल्कोहल की अलग लिखो और एथिल एल्कोहल की अलग लिखो, तो आपको समझ में आएगा कि मेथिल एल्कोहल इससे क्रिया करे तो ये बनेगा, इससे क्रिया करे तो ये बनेगा। क्योंकि आने वाला अगला जो टॉपिक है वो मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल ही। हमारे सिलेबस में एल्कोहल में दो ही एल्कोहल है, पहला है मेथिल एल्कोहल और दूसरा है एथिल एल्कोहल। उम्मीद है आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको कम समझ में आई या नहीं समझ में आई है, अगर आप दूसरे स्कूल से कोई हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमारे ये चीज नहीं समझ में आई, तो हम आपको समझा दें। ठीक है, बाकी आप लोग इसको नोट करिए। और कल का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आप ये वाला टॉपिक कवर कर लीजिए। आज आपके केमिकल प्रॉपर्टीज हुई हैं समाप्त। थैंक यू सो मच।